चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी करेंगे सभी, एक साथ ओम का उच्चारण। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सभी मुझे बताइए हमने क्या क्या पढ़ा था कल। बताओ क्या पढ़ा था कल? मैम नीति आयोग के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? नीति आयोग तो पढ़ा ही नहीं मैंने। हाँ, नीति आयोग तो पढ़ाया नहीं भाई हमने। बॉडीज के बारे में बताया था, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, उसके अंदर नीति आयोग आया था। ठीक है, चलिए अब हम आज आगे पढ़ेंगे। याद रखना भाई, ऐसे दिमाग से नहीं जान लेना। उसके पहले सब लोग मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे जल्दी से। ठीक है, फुल फॉर्म बताइए मुझे आप ICSSR का। ICSSR का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। जल्दी, ICSSR का फुल फॉर्म। संगीता बताइए। मैम टाइप करी थी, अच्छा ऐसे ही बता देती हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। ठीक है, चलिए बताइए आप प्रियंका, NCTE का फुल फॉर्म। NCTE का फुल फॉर्म बताइए। माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। जब तक नीरज आप CSIR का बताइएगा। ठीक है, बताइए भाई प्रियंका, बताओ। ऐसे ही करना, ठीक है। NCTE का बताया था नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना। चलिए मुझे बताइए नेक्स्ट CSIR का फुल फॉर्म, नीरज। सॉरी मैम, ध्यान नहीं है मैम। CSIR का किसी को पता है? जल्दी बताओ, जल्दी से, जिसको भी पता हो। यस मैम, काउंसिल ऑफ हाँ बोलो, दोनों लोग बोलो एक साथ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड हायर एजुकेशन। स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, बताना हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप सभी को? जी मैम। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा कि यूनिवर्सिटीज क्या होती है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर की चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर क्या क्या शाखाएं चलती हैं, क्या क्या ब्रांच चलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि शैक्षणिक प्रशासन, एंड हायर एजुकेशन, मतलब कि एकेडमिकली जो जो काम होता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो जो काम होता है, सबके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, Academic administration is a branch of university और college, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ब्रांच होती है। Employees responsible for maintenance, इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं? मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन को चलाने का काम करते हैं, उसके मेंटेनेंस का काम करते हैं। एंड सेपरेट फ्रॉम
फैकल्टी और एकेडमिक्स, मतलब कि अगर हम बात करें प्रशासन की, तो जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, उनका काम होता है कि जो भी चीजें चल रही है उनका मेंटेनेंस करना, और फैकल्टी किस में आते हैं, वो अलग काम एकेडमिक्स का काम करते हैं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं वो एकेडमिशियन कहलाते हैं, और जो प्रशासन के क्षेत्र पे काम करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऑल दो सम पर्सनल में हैव ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जैसे मान लो कोई एक टीचर है, वो टीचर भी है और वो रजिस्ट्रार भी है, ठीक है, मतलब कि वो एकेडमिक भी चला रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। सम टाइप ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एट ऑलमोस्ट ऑल एकेडमिक, कभी कभी कहता है कि हमेशा एकेडमिक से एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों अलग होता है, मतलब ऐसे कभी कभी नहीं लैक करता कि जो एकेडमिक संभाल रहा हो एडमिनिस्ट्रेटिव संभाले, दोनों अलग अलग चीजें संभालते हैं। As fewer and fewer schools are governed by employees who are also involved academic and scholarly, कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पर एकेडमिक और स्कॉलर जो है वो भी इन सब वर्क को करते हैं साथ में। देखो क्या लिखा है हिंदी में, शैक्षणिक प्रशासन विश्वविद्यालय या कॉलेज के कर्मचारियों की एक शाखा है जो संस्था के रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं और संकाय या शिक्षाविदों से अलग होते हैं। शिक्षाविदों मतलब एकेडमिशियन से। हालांकि कुछ कर्मियों की अलग अलग जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं लेकिन कुछ एक साथ करते हैं। कुछ प्रकार की अलग अलग प्रशासनिक संरचना लगभग शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में है, जैसे कि कम और कम स्कूल उन कर्मचारियों द्वारा शासित होते हैं जो शैक्षणिक और विद्वतापूर्ण कार्यों में भी शामिल हो, मतलब कुछ बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर लोग अलग अलग ही काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ही व्यक्ति संभाल रहा होता है, ठीक है, बहुत कम जगह होता है। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करें एक यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, उस यूनिवर्सिटी के चांसलर की, जो उसका लीडर होता है, ठीक है। सो अ चांसलर इज अ लीडर ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यूजुअली आइदर द एग्जीक्यूटिव और सेरेमोनियल हेड ऑफ यूनिवर्सिटी और ऑफ अ यूनिवर्सिटी कैंपस विद इन अ यूनिवर्सिटी सिस्टम, मतलब कि कौन होता है, ये पूरी यूनिवर्सिटी का नेता होता है जो उस यूनिवर्सिटी के कार्यभार को देखता है, ठीक है। उसके औपचारिक रूप से प्रमुख होता है वो, और विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर जो भी चीजें काम हो रहा है उसको वो देखने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चांसलर हमारे होते हैं। इन मोस्ट कॉमनवेल्थ एंड फॉर्मर कॉमनवेल्थ नेशन, मतलब कि अगर हम बात करें राष्ट्र संघ की या कुछ राष्ट्र संघ देशों की, फॉर्मर मतलब पूर्व राष्ट्र संघ देशों की, उसमें द चांसलर इज यूजुअली अ सेरेमोनियल नॉन रेसिडेंट हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब कि जो चांसलर रहता है वो उस यूनिवर्सिटी में निवास नहीं करता फॉर्मली, ठीक है। जैसे कि अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ चांसलर नहीं रहते हमारे पास, यहाँ पर हमारे वाइस चांसलर होते हैं जो यूनिवर्सिटी को देखते हैं। चांसलर कभी कभी विजिट करने आते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। वो कभी कभी विजिट पे आते हैं, वो यहाँ पर रहते नहीं है कि श्रीनगर में नहीं रहेंगे आके, ठीक है। तो अधिकांश राष्ट्रमंडल और पूर्व राष्ट्रमंडल देशों में कुलपति आमतौर पर विश्वविद्यालय के एक औपचारिक अनिवासी प्रमुख होता है। अनिवासी मतलब वहां पर नहीं रहता वो, लेकिन फॉर्मली वो रहता है वहां का चांसलर, ठीक है। इन सच इंस्टीट्यूशन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनिवर्सिटी इज वाइस चांसलर, बहुत से इंस्टीट्यूशन में जो मेन होता है वो वाइस चांसलर होता है, क्योंकि वही सारी चीजें देख रहा होता है। हु में कैरी एन एडिशनल टाइटल, जो कि उसको हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं और वाइस चांसलर भी बोलते हैं। द चांसलर में सर्व एज चेयरमैन फॉर गवर्निंग बॉडी, वो एक चेयरमैन का काम करता है। इफ नॉट, अगर वो ये चीज नहीं कर पाता तो उसकी जगह पे ये काम कौन करता है, प्रो वाइस चांसलर करता है। तो यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर भी होते हैं, अगर वो अपने काम में नहीं है या वो कहीं चला गया तो प्रो वाइस चांसलर उसके लिए होते हैं, ठीक है। देखो अधिकांश राष्ट्रमंडल और पूर्व मंडल देशों में कुलपति आमतौर पर विश्वविद्यालय का एक औपचारिक अनिवासी प्रमुख होता है। ऐसे संस्थानों में एक विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी कौन जो मेन काम करता है वो कुलपति या वाइस चांसलर होता है, जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसे शीर्षक से भी जाना जाता है। चांसलर गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। गवर्निंग बॉडी जो गवर्नमेंट देखी उसको देखी, अगर यदि नहीं कर पाता तो यह कर्तव्य अक्सर एक अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको हम प्रो वाइस चांसलर या प्रो चांसलर बोलते हैं, ठीक है। और बहुत कम ही प्रो चांसलर होते हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में चांसलर और वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन सच एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी
अ डीन। अब हम बात करते हैं डीन की। सबसे पहले हमने किसकी बात की? चांसलर की, वाइस प्रो चांसलर की, वाइस चांसलर की और प्रो वाइस चांसलर की। अगर वाइस चांसलर नहीं है तो मैम प्रो वाइस चांसलर। हाँ वो जी, वाइस चांसलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति कुलपति। ठीक है, देखो जो चांसलर ठीक होता है। है वो कुलाधिपति होता है। ठीक है, फिर उप कुलपति भी आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे कुलपति। ठीक है, जिसको हम वाइस चांसलर बोलते हैं। तो इसको हम प्रो वाइस चांसलर को पति कुलपति भी बोलते हैं या प्रति उप कुलपति भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन सच एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में चांसलर हो गया, वाइस चांसलर हो गया, प्रो वाइस चांसलर हो गया। अब कौन आएगा? अ डीन। डीन कौन होता है? उसके अंदर में 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं योग, ठीक है, तो हमारे यहाँ योग जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन में आता है। स्कूल ऑफ एजुकेशन मतलब कि 3-4 डिपार्टमेंट मिलके वो एक स्कूल बनाते हैं। जैसे कि हमारे में योग डिपार्टमेंट, बीएड मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और सॉरी बीपीएड और बीएड, 3 डिपार्टमेंट मिलके स्कूल ऑफ एजुकेशन बनाते हैं। तो इन तीनों को जो संभालेंगी वो डीन कहलाती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ बीएड की एचओडी है वो हमारे स्कूल की डीन है। ठीक है, हमारे स्कूल को संभालती हैं। तो डीन इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट अथॉरिटी ओवर अ स्पेसिफिक एकेडमिक यूनिट। मान लो कि किसी को स्कूल ऑफ एजुकेशन मिला, किसी को स्कूल ऑफ लिटरेचर मिल गया, किसी को स्कूल ऑफ साइंसेज मिल गया, किसी को स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मिल गया। तो अलग अलग डीन होते हैं, उनके अंदर 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और बोथ डीन आर ओकेजनली फाउंड इन मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। कहाँ पर? मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में भी देखने को कभी कभी मिलते हैं हमें। ठीक है, ये हिंदी में लिखा। अब क्या आता है? हेड। तो हेड क्या होता है? एक डिपार्टमेंट को संभालता है। जैसे एचओडी जो है वो योग डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, लेकिन योग का एचओडी, बीएड का एचओडी और बीपीएड, इन तीनों के ऊपर जो होता है वो डीन कहलाता है। ठीक है, याद रखना। So the HOD are head of the department of an establishment whose responsibility is to manage and run the particular department. इनका काम क्या होता है? अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी चीजें चल रही होती है उसको चला सही सुचारू रूप से काम करवाने का काम होता है एचओडी का। इतना समझ में आया एकेडमिशन के बारे में? थोड़ा बहुत सिंपल चीज थी, आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, देखो अभी एक Yes, डायग्राम ma'am. है। हाँ, क्या बोले भाई? Yes, ma'am. बोली मैम बस. ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं द एकेडमिक काउंसिल इज द हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। एकेडमिक काउंसिल जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और एग्जामिनेशन विद इन यूनिवर्सिटी। देखो एकेडमिशियन क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र पे जो जो काम होते हैं वो एकेडमिक काउंसिल का होता है। और प्रशासनिक रूप से, जैसे मान लो मुझे फाइनेंस करवाना है अपना काम, या किसी चीज में साइन करवाना है, बिल करवाना है, तो वो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। लेकिन मुझे अपना एग्जाम सेल में सामान देने जाना है, ठीक है, मुझे अपने एग्जाम सेल से आईडी कार्ड लेने जाना है, तो ये एकेडमिक काउंसिल का काम होता है। तो ये एकेडमिक बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी होती है। ये स्कूल में एग्जाम को कंट्रोल करने का काम करती है। एजुकेशन कब कब सीट आएंगी, कितने लोग फिल होंगे, ये सारा काम एकेडमिक काउंसिल का होता है। ठीक है, इट हैज अ राइट टू एडवाइज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑल एकेडमिक मैटर। देखो अब क्या होता है, जो एकेडमिक है वो सबसे ऊंचे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? चीजें कब हम एग्जीक्यूट कर पाए उसका काम करता है एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग। ये चीजों को आगे बढ़ाने का काम करता है। जब चीजें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आती है फिर ये जाके एकेडमिक काउंसिल में जाती हैं हमारी। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडी। अब आती बोर्ड ऑफ स्टडी जिसको हम बीओएस बोलते हैं। आर एज अंडर टू रिकमेंड कोर्स ऑफ स्टडी। इसमें एक यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडी होता है, वो क्या करता है? बताता है कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स चलेंगे, कैसे टीचिंग होगी, क्या क्या एग्जामिनेशन की स्कीम है, वो बताता है बोर्ड ऑफ स्टडी, जिसको हम बीओएस भी बोलते हैं। तो जब हम पीएचडी वाले हैं, हमारे लिए हर 6 मंथ में बीओएस बैठती है, वो बीएस मेंबर आते हैं, हमारा देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई आपकी, या हमारे सिनॉप्सिस को भी वही पास करते हैं बीओएस के मेंबर। तो बोर्ड ऑफ स्टडी बैठती कि वो चीजें सही चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, अब आता है प्रिपेयर्ड पैनल ऑफ पेपर सेटर। अब यहाँ पर एक पैनल होता है जो पेपर सेट करने का काम करता है, एग्जाम सेट करने का काम करता है सेमेस्टर एंड में। टू एडवाइज ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू देयर सब्जेक्ट रिफर टू देम फैकल्टी बाय द काउंसिल ऑफ एकेडमिक काउंसिल। ये क्या करते हैं? एक पैनल बैठता है, वो सारे सब्जेक्ट्स को समझाने का काम करता है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बुक रिकमेंड करेगा, ये सब करता है।
अब इसको हिंदी में पढ़ते शैक्षणिक परिषद मतलब एकेडमिक काउंसिल विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय है या संकाय है और विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए ये जिम्मेदार होता है। इसमें सभी शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद को सलाह देने का अधिकार है। मतलब कि इसमें जितने लोग भी होते हैं, जितने कार्यकारी मतलब जो हमारे परिषद होते हैं या एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं, वो इन लोगों को एडवाइस देने का काम करते हैं। ठीक है कि भाई आप ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। अब आता है अध्ययन मंडल के कार्य निम्नानुसार है। अध्ययन मंडल का काम क्या होता है? अपने संबंधित विषय के अध्ययन अध्यापन परीक्षाओं को चलाना, सेमेस्टर के अंत में पेपर सेट करने के लिए एक पैनल होता है जिसको हम एकेडमिक परिषद के द्वारा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे इस डायग्राम के द्वारा। दिख रहा है डायग्राम? दिख रहा है भाई? जी मैम। जी देखो, अब आप देखो ऊपर आपके पास बोर्ड और काउंसिल लिखे, मतलब कौन कौन सा बोर्ड काम करता है, कौन कौन सी काउंसिल काम करती है। सबसे पहले आती है एकेडमिक काउंसिल शैक्षणिक, फिर एम्प्लॉयर पैनल। एम्प्लॉयर पैनल क्या होता है कि किसको जॉब देनी है किसको नहीं देनी है वो देखते हैं एम्प्लॉयर पैनल। फिर आता है बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमें अपने यूनिवर्सिटी को किन्हीं के सामने रिप्रेजेंट करना है, जैसे नैक आती है तो कौन रिप्रेजेंट, हाँ जी क्या क्या आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है मैम। नहीं बाकी लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उनको बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखो एकेडमिक काउंसिल क्या करता है, समझ में आ गया। एम्प्लॉयर पैनल आपको एम्प्लॉयमेंट देना है। बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मान लो नैक आती है टीम, तो इतने लोग होते हैं वो दिखाते कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये है। फिर एडवाइजरी बोर्ड होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इन चीजों की कमी है तो आप ये चीजें इंप्लीमेंट करें। फिर एजुकेशन कमेटी होती है, क्या क्या चीजें चलाने वो काम करता है। अब हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर कहता है पूरी चीज को गवर्न करता है, सारी चीजों को जो भी हो रही है। अब ये 5 काउंसिल अलग अलग है, बोर्ड काउंसिल है, उसका एक हेड होता है, वो देखता है कि भाई क्या क्या चीज। वो एक हेड क्या करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव से बोर्ड से सलाह लेता है और इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एफिलिएशन कंप्लेंट्स होती हैं कि भाई क्या क्या चीजें करवानी है। ठीक है, सेंटर्स इसके अंतर्गत होते हैं। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट चलेगा, और सपोर्ट फंक्शन भी होते हैं जैसे कि पॉलिसी हो गई, रिसर्च हो गया, एडवाइस हो गया, आईटी सर्विस हो गई, कैंपस सर्विस हो गई। ये सब कुछ एडवाइजरी बोर्ड के सॉरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा आई थिंक। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल आपसे हायरार्की पूछ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। आपको इसमें स्टेटमेंट बस पढ़ने की जरूरत होती है कि होती क्या, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों अलग अलग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मैंने आप लोग को बताया था होती क्या है। ठीक है, दिस बॉडी हैंडल्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी में जो भी चीज, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज चल रहा है प्रतिदिन उसको संभालने का काम ही करता है। तो अभिषद या व्यवसाय संघ इसको बोला जाता है कि कितना आया, कितनी चीजें गई। कार्यकारी परिषद यह निकाय विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन को संभालने का काम करता है। पर डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें हो रही है उसको देखने का काम ही करता है। फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, इट इज a statutory function of perform। स्टैच्यूटरी मतलब कि ये चीजों को स्ट्रक्चर देने का, संवैधानिक रूप से काम करवाने का कि भाई कोई चीज आ गई तो उसको कैसे आगे बढ़ाओ। तो प्रबंधक मंडल यह प्रदर्शन करने के लिए एक सांविधिक कार्य है। बोथ आर एम्प्लॉयड विद द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ टीचर। दोनों के द्वारा ही हम टीचर को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब कि दोनों भारत के एक विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की भूमिका के साथ समाप्त है। मतलब ये दोनों जो कमिटी होती है, एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या गवर्नर बोल सकते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, कौन सा टीचर आएगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, वो सब देखने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी दिक्कतें हैं वो हम सचिव को जाके बताते हैं, भाई कि आप देखिए हमारा क्या क्या काम है। तो रजिस्ट्रार इज अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्यों बोला गया है,
हम कोई चीज बना ले उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट मतलब आगे बढ़ाने का काम। तो अगर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कभी भी, तो हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, मतलब वो एक तो एकेडमिक में है नहीं, वो कहाँ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव में, लेकिन एकेडमिक चीजों को वो देख रहा है। बैठता प्रशासन में है, लेकिन शैक्षणिक चीजों को देखने का काम करता है, वो होता है रजिस्ट्रार। ठीक है, और सीनियर होता है। ये क्या क्या काम करता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी सेकेंडरी, हु ओवरसीज द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठता है। टिपिकली अ रजिस्ट्रार प्रोसेसेस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, ये किसी को रजिस्ट्रेशन करना है, क्लास कैसे चलेंगी, मेंटेनेंस ऑफ क्लास लिस्ट, कितनी क्लासेस कितने कोर्स चल रहे हैं, एनफोर्स अ रूल फॉर इंटरिंग और लीविंग क्लास की बताता है, कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ग्रेड्स एंड मार्क्स, जितनी भी हमारी जो ग्रेडिंग होती है ना, जो भी रिजल्ट आते हैं, वो सब कुछ रजिस्ट्रार के पास होते हैं, उनके नेतृत्व में चीजें होती है। कोई भी डायरेक्ट वीसी के पास तो जाएगा नहीं, लेकिन जब क्या करेंगे, रजिस्ट्रार जब उसका अप्रूव करेगा तब वो चीजें जाती हैं ऊपर तक। ठीक है, तो रजिस्ट्रार हमारी यूनिवर्सिटी को होता एकेडमिक का मेंबर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव का मेंबर है, लेकिन सारी एकेडमिक की चीजों को देखने का काम करता है रजिस्ट्रार। ठीक है, अब आता है यूनिवर्सिटी कोर्ट। University court is a supreme authority of the university and has a power to review the act of executive council and academic council. यूनिवर्सिटी का एक कोर्ट होता है, जैसे हम जाते हैं ना कोर्ट पे अपनी अपील लेके, भाई ये चीजें नहीं चल रही, तो दो हमारे पास काउंसिल है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आगे बढ़ाने का काम करता है, और एकेडमिक काउंसिल दोनों के पावर को रिव्यू करता है। क्या करने का काम, कि जो चीज आप कर रहे हो क्या वो सच सही है या गलत है, वो देखने का काम करता है यूनिवर्सिटी कोर्ट। बोर्ड ऑफ स्टडी क्या होता है, इट प्रोवाइड एजुकेशनल लीडरशिप बाय डेवलपिंग द कैरिकुलम एंड अवॉर्डिंग द रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट सर्टिफिकेट। बोर्ड ऑफ स्टडी आपको सर्टिफिकेट देने का, अचीवमेंट देने का काम करती है, और ये सारी कहां पर जाके रिकॉर्ड होती है, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया पहले बता दो। और ये सारी चीजें बस मैम आया है, हाँ ठीक है। आया मैम, लेकिन मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मैम। जो ये आपने सभी बताया, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आता है मतलब, और एकेडमी में फिर से दोनों में क्या बोलिए, अंतर है, किसमें क्या आता है, ये मेरे को फिर से बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमी में मतलब, एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमी में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या क्या, देखो ये तो आ रहा है समझ में, लेकिन वो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज है। मतलब समझ में क्या नहीं आ रहा है वो बताओ। मैम इन दोनों में अंतर बता दो आप, इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव आता है और और इसमें क्या आता है। एकेडमिक में। हाँ ठीक है, ठीक है, एकेडमी एकेडमी। ठीक है, देखो हमारे विभाग में जो भी काम हो रहे होते हैं, ठीक है, उसका प्रशासन मतलब क्या होता है, आपके लिए जो रूल बनाए, आपको एक दिशा निर्धारित करे। ठीक है, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई काम नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई के लिए वहां जाते नहीं हो। आप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हो तो आप टीचर के पास थोड़े एडमिशन लेने जाते हो, आप किसके पास जाते हो भाई, फाइनेंस ऑफिसर में जाते हो, फाइनेंस ऑफिस में जाते हो, रजिस्ट्रार के पास जाते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर जाते हो, वो सब जाते हो। तो प्रशासनिक प्रमुख विभाग के प्रशासन का प्रमुख होता है। आमतौर पर क्या करते हैं, जितनी भी हमारी अनुसंधान है, शिक्षण है, वो इन सब चीजों में वो भागीदार नहीं लेता, लेकिन क्या करता है, इन लोगों को नेतृत्व प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, और जो शैक्षणिक एकेडमिक है वो क्या करता है, शिक्षा को देखने का काम करता है, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कैसे कैसे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कितने बच्चे हैं वहां, ये सारी चीज करता है एकेडमिक। ठीक है, समझ में आया भाई एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव में डिफरेंस आया। जी मैम आ रहा। और मैम एक एकेडमिक काउंसिल, इससे पहले कौन सा आता है, इससे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो नाम हेलो बोर्ड ऑफ गवर्नर पूछ रहे हैं। हाँ, एकेडमिक काउंसिल के पहले कुछ बताया था आपने, नाम यही बताया, बोर्ड ऑफ गवर्नर बताया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है, जो भी काउंसिल होती है उसका काम होता है सलाह देने का, जो भी एक पॉलिटिकल रिव्यू देने का, कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कि यूनिवर्सिटी में मान लो मैंने डिसीजन बनाया
मैंने उनको डिसीजन दिया, लेकिन वो मुझे बताते हैं रूल के साथ, अगर आप ये करोगे तो ये होगा। तो एडवाइस देने का जो काम करते हैं वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। और जैसे बोर्ड ऑफ कि गवर्नर का काम क्या रहता है? स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में जो गवर्नर होता है वो सलाह देने का काम करता है। वैसे ही हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नर मतलब गवर्निंग, गवर्निंग मतलब यहाँ पर जो देखने का काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम चल रहा है, गवर्न करना, बताना। ठीक है, ठीक है भाई, जी मैम, आ गया। ठीक है। गवर्न मतलब जनरली होता है नियंत्रित करने वाला। अब जो भी चीजें चल रही हैं उनको कौन नियंत्रित करेगा, तो उसको हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसपे क्वेश्चन आता ही रहता है और आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इसका फुल फॉर्म अभी तुरंत याद होना जाना चाहिए। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है भाई, जल्दी बताओ। NIRF को फुल फॉर्म बताइए। बताओ, भूल गए? चलो ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, NIRF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, हमारे इंस्टीट्यूशनल को किस तरीके से रैंकिंग मिलती है उसको हम बोलते हैं NIRF। NIRF was approved by the MHRD, Ministry of Human Resource and Development, and launched by Honorable Minister of Human Resource on 29 September 2015. This framework outlines a methodology of rank institution। इसका काम होता है, ये एक फ्रेमवर्क है जो हर इंस्टीट्यूशन को पूरे ऑल ओवर कंट्री में क्या करता है, फ्रेमवर्क देने का या रैंक देने का काम ये करता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसका काम होता है इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग देना कि एक यूनिवर्सिटी कैसे काम करे, तो कितने रैंक पे है। ठीक है, तो ये रैंकिंग अलग अलग तरीके से देता है। ठीक है, पहली देता है ये ओवरऑल रैंकिंग, ये पहला वाला लिखा ओवरऑल। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 2022 जो है उसके अंतर्गत इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 तरीके से रैंकिंग दी गई थी। इंडिया की जो रैंकिंग है उसको 11 तरीके से दिया गया। वर्ल्ड की रैंकिंग अलग होती है, उसको हम QR रैंकिंग बोलते हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए हम रैंकिंग देते हैं उसको हम NIRF बोलते हैं, और उसके 11 क्राइटेरिया हैं। पहला है ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल मतलब कि स्कूल में एक कॉलेज में अगर हमारे पास इंजीनियरिंग है, योगा है, BA है, BSc है, जियोग्राफी है, बॉटनी है, मैनेजमेंट है, डेंटल है, मेडिकल है, फार्मेसी लॉ, सबको मिला के हमारी यूनिवर्सिटी में कितने ज्यादा प्लेसमेंट हो रहे हैं, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, कितने बच्चे अच्छे जा रहे हैं, या उस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलती है। तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, ये पूरी कंट्री में मिलती है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सबको मिला के जब रैंकिंग दी जाती है उसको बोलते हैं हम ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, दूसरी होती है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। अब देखो, यूनिवर्सिटी अलग कैटेगरी है, कॉलेज अलग कैटेगरी है, स्कूल अलग कैटेगरी है। अब अलग अलग कैटेगरी के वाइज देगा, तो यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी दी जाती है, फिर कॉलेज के अकॉर्डिंग, फिर रिसर्च में कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग, इंजीनियरिंग की अलग, मैनेजमेंट की अलग। मतलब मैनेजमेंट में आप क्या आते हैं, इंजीनियरिंग में IITs आते हैं, मैनेजमेंट में IIM आते हैं। वैसे ही फार्मेसी की हमारे जो दवाई बनाने वाले कॉलेज है वो कौन कौन से अच्छी है, मेडिकल कॉलेज कौन कौन से अच्छे हैं, डेंटल कॉलेज कौन से अच्छे, लॉ और आर्किटेक्चर। तो ये 11 क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। ठीक है, इसके बेस पे दिया जाता है। इन 11 क्राइटेरिया को 5 पैरामीटर में डिफाइन किया गया है कि 5 चीजें हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो इस 100% को 5 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया। पहला होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। उस कॉलेज में टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कितना है, मतलब कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या अगर वहां पर 40 सीट है तो 40 बच्चे फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना, ऐसा तो नहीं है कि 50 स्टूडेंट में एक फैकल्टी हो, क्या बराबर फैकल्टी चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, फिर आता है फैकल्टी विथ PhD, कितनी फैकल्टी ऐसी है जिनका PhD हो चुका है। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन, किस यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल रिसोर्स है,
उसका कितना उपयोग हो रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है नहीं दिख रहा है। तो इस टीचिंग और लर्निंग को 10% में से या फिर 1% में से 0.30% दिया गया और उस 100% को डिफाइन किया गया कि 20% स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, 25% फैकल्टी रेशियो, 20% पीएचडी, 20% रिसोर्स और 15% ऑनलाइन, टोटल 100 हो गया। तो उस 100% को कैसे कैसे डिफाइन किया गया, आपको ये याद रखना है कि टीचिंग और लर्निंग रिसोर्स 0.30, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो सेकंड नीला वाला वो 0.30, ग्रेजुएशन आउटकम 0.20, फिर नीचे के दो जो है वो 0.10, याद रखना 30, 30, 20, 10, 10, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना। 30 किसके लिए है कि कोई भी कॉलेज की टीचिंग कैसी है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, क्योंकि एक कॉलेज जो है वो टीचिंग के लिए ही जाना जाता है, तो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स, इसलिए इसको 0.30% दिया गया है। दूसरा पैरामीटर है रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एक इंस्टीट्यूट में कितने पब्लिकेशन हो रहा है, कि अगर कोई पीएचडी स्कॉलर है तो वो कितना पब्लिश कर रहा है, अगर वो जो रिसर्च पब्लिश कर रहा है तो उसको कितने लोगों ने अपने रिसर्च में रेफरेंस के तौर पे लिया, उसको बोलते हैं हम साइटेशन। मान लो मैंने एक रिसर्च करी, ठीक है, मेरी रिसर्च का टॉपिक है माइग्रेन, मैंने एक रिसर्च कर ली, मैंने एक पेपर पब्लिश कर दिया माइग्रेन पे, ठीक है, तो मेरा पब्लिकेशन हो गया। मान लो मैंने 5 पेपर पब्लिश कर दिए, ऐसे ही मेरे डिपार्टमेंट से 100 पब्लिकेशन गए, तो मेरा डिपार्टमेंट तो सबसे अच्छा हो गया वहां पर। जैसे कि अभी एस व्यासा है, योग में रिसर्च में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्यों? क्योंकि वहां के पब्लिकेशन सबसे ज्यादा, पब्लिकेशन मतलब उन्होंने पेपर सबसे ज्यादा पब्लिश किए हैं अलग अलग जर्नल में। अब उनमें भी मान लो मैंने माइग्रेन पे किया, मेरे ही रिसर्च को रेफरेंस बनाते हुए, रेफरेंस मतलब मेरे रिसर्च से किसी ने कुछ ना कुछ उठाया है, तो अगर मेरे एक पेपर को 10 लोगों ने उठाया है, 35 लोगों ने उठाया है, 40 लोगों ने उठाया, मतलब कि मेरा पेपर बहुत अच्छा है, कि लोग मेरे से रेफरेंस ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम साइटेशन। पेटेंट मतलब अपना अधिकार, कि किसी ने, जैसे मैंने टी शर्ट बनाई उस पर पेटेंट ले लिया, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया उस पर पेटेंट लिया, और कितने रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी एक इंस्टीट्यूट को रैंकिंग मिलती है। रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये भी 0.30, इसमें क्या चीज देखा जाता है, 35% पब्लिकेशन, 35% साइटेशन, पेटेंट 15% और रिसर्च प्रोजेक्ट 15%, ठीक है। अब आता है ग्रेजुएशन आउटकम, मतलब कि एक कॉलेज में व्यक्ति कितना ज्यादा प्लेसमेंट हुआ, मैं बीएससी योगा करके गई तो मेरे प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, कितने लोग मेरे क्लास से प्लेसमेंट में निकले और हायर स्टडीज में गए। ऐसा तो नहीं कि बीएससी करके फिर चूल्हा फूक रहे हैं, मतलब कि शादी ब्याह करके घर में बैठ गए, ऐसा तो नहीं है। देखते हैं कि कितने बच्चे आगे बढ़े, एमएससी में का एडमिशन ले लिया या पीएचडी में चले गए या जॉब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रेजुएशन आउटकम। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो कितने उसके वो आ रहे हैं, मीडियन सैलरी, सैलरी कितनी किसी टीचर की, पीएचडी स्टूडेंट कितने हैं, तो ये ग्रेजुएशन आउटकम के अंतर्गत आता है। अब आता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच मतलब कि आप कि कॉलेज में कितने देशों या कितने स्टेट से लोग आए, ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड के लोग भरे हों, ऐसा तो नहीं है, कितनी आउटरीच है आपकी। इंक्लूसिविटी मतलब कि कितने आप इंक्लूसिव हैं चीजों को लेके, ठीक है। तो रीजन डाइवर्सिटी, मान लो योगा डिपार्टमेंट है, वहां पर यूपी के लोग भी हैं, एमपी के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, उत्तराखंड के लोग भी हैं, कितना रीजन है। वुमेन डाइवर्सिटी, क्या वुमेन की संख्या ज्यादा है मेन से, ये भी देखा जाता है। फिर आता है इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट कितने हैं, तो ये आता है हमारा आउटरीच और इंक्लूसिविटी में। फिर आता है परसेप्शन, कि आसपास में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका एक दूसरे के लिए किस तरीके से संबंध है या परसेप्शन या प्रत्यक्षण है। तो ये 5 क्राइटेरिया है, ये 5 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन से पूछे जा सकते हैं या इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि NIRF के 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं। आपको 6-7 दे देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? TRGOE, क्या याद रखोगे? TRGOE, T मतलब टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, R मतलब रिसर्च, G मतलब ग्रेजुएशन, फिर आउटरीच और एम्प्लॉयर्स पीयर परसेप्शन, ठीक है। तो ओपी भी याद कर सकते हो, TRGOP याद कर सकते हो, या फिर TRGOE याद कर सकते हो। अब आप इसको 5 पैरामीटर को याद करके रहना, ठीक है। आज इतना ही, कल हम रैंकिंग पढ़ेंगे क्योंकि रैंकिंग वाला सेक्शन बहुत बड़ा है, अलग अलग रैंकिंग में आपको बता दूंगी क्या क्या, ठीक है।
और कल मैं आपको NIRF की साइट भी बता दूंगी। ठीक है भाई, और ये 2022 की रैंकिंग है, एक बार देख लेंगे कि अभी क्या क्या है। चलिए, इतना समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक जी है, अब मैम। कर दें सीधी आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes. ठीक है भाई, you all can left now.